हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद स्माइल। और जैसा कि प्रीवियस ईयर बायोलॉजी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो हमारे आए हुए हैं रेलवेज में, तो उसकी हम लोग प्रैक्टिस सेट कर रहे थे। तो इसी कड़ी में हम लोग आज बढ़ेंगे प्रैक्टिस सेट नंबर 5 की तरफ। तो आइए, अब अगला चैप्टर जो है हमारा वो है आनुवांशिकी जेनेटिक्स। आनुवांशिकी जेनेटिक्स में पहला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। यौन प्रजनन में माता पिता को योगदान होता है। तो यौन प्रजनन में माता पिता का योगदान कितना क्या होता है? अपने जीन्स का आधा हिस्सा देना उनका काम होता है यौन प्रजनन में। मानव शरीर की एक कोशिका में कितने गुणसूत्र होते हैं? तो 46 गुणसूत्र होते हैं, यानी कि 23 जोड़े जो होते हैं गुणसूत्र के पाए जाते हैं। और टोटल बात करें तो 46 गुणसूत्र होते हैं। गुणसूत्र किससे संबंधित हैं? तो गुणसूत्र हमारे आनुवांशिक लक्षणों से संबंधित हैं। तो इससे हमारे गुणसूत्र हैं वो हमारे माता पिता से मिलते हुए होते हैं, इसलिए ये आनुवांशिक लक्षणों से संबंधित है। उन बिंदु का क्या नाम है जिस पर क्रोमोसोम्स में क्रोमैटिक जुड़े होते हैं? तो उन बिंदु को क्या कहते हैं? सेंट्रोमियर कहते हैं। उन बिंदु का क्या नाम है जिन पर क्रोमोसोम में क्रोमैटिक जुड़ते हैं तो क्या होता है? उसे सेंट्रोमियर कहते हैं। रिक्त स्थान में सबसे उपयुक्त विकल्प भरें यदि एक पौधे का समजीन जीनोटाइप आर टी देख लीजिएगा इसको, टी कैपिटल आर स्मॉल आर है तो समलक्षणी होगा। समलक्षणी पेंटोटाइप क्या होगा हमारा? तो कौन सा होगा? देख लेते हैं, बोना और गोल हम लोग का पौधा जो भी होगा वो पैदा होगा। अगर ये स्मॉल टी 2 बार है और एक कैपिटल आर, तो बोना और गोल पौधा होगा। मतलब यहाँ हमारा टी जो दिया हुआ था, टी से हमारा तात्पर्य यहाँ स्मॉल टी से बोने से है और आर टी से कैपिटल आर से लंबे से, सॉरी मतलब स्मॉल आर से गोलदार या छिद्रीदार गोल से है। तो इसलिए स्मॉल टी हमारा ज़्यादा 2 बार आया है, तो इसलिए हम लोग का बौना पौधा होगा। और डैश आनुवांशिकी सामग्री में वाहक है, तो क्या है? जीन हम लोग का वाहक का काम करता है। आनुवांशिकी सामग्री में वाहक का काम है। वनस्पति भागों या बीज के बजाय कोशिकाओं के मध्य से नए पौधों का उगना क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? टिश्यू कल्चर। वनस्पति भागों या बीजों के बजाय कोशिका के मध्य में नए पौधों का उगना क्या कहलाता है? टिश्यू कल्चर कहलाता है। एक नवजात बालिका की कोशिकाओं में गुणसूत्रों का कौन सा संयोजन होता है? तो नवजात बालिका की कोशिकाओं में कौन सा संयोजन होता है गुणसूत्रों का? 44 गुणसूत्र प्लस XX होता है एक नवजात बालिका के गुणसूत्र में। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो कौन सा कथन हम लोग का सत्य हो जाएगा? टिड्डों तथा कुछ अन्य कीटों के नरों में सिर्फ 4 लिंग गुणसूत्र सेक्स क्रोमोसोम होते हैं, तो ये हमारा गलत है। किस नर में एक X, किसी नर में से X गुणसूत्र और 2 Y गुणसूत्र होते हैं, ये भी हमारा गलत हो जाएगा। मानवों में 46 गुणसूत्र होते हैं जिसमें 21 जोड़े अलिंगी गुणसूत्र होते हैं, तो ये भी हमारा गलत हो जाएगा। द्विगुणी जीव जिनमें लिंग अलग अलग होते हैं, द्विगुणी जीव जिनमें लिंग अलग अलग होते हैं कि द्विगुणित कोशिकाओं में गुणसूत्रों का एक विशेष जोड़ा होता है जो लिंग का निर्धारण करता है, इन्हें ही हम लिंग गुणसूत्र कहते हैं। तो ये हमारा जो कथन है ये सही कथन हो जाएगा। अगला देख लेते हैं 10 नंबर। बच्चों का लिंग किससे निर्धारित होता है? तो बच्चों का लिंग किससे निर्धारित होता है? गुणसूत्रों से निर्धारित होता है बच्चों का लिंग। मतलब अगर पिता अपना Y गुणसूत्र देता है तो वो यानी कि बालक है, या अगर पिता अपना X गुणसूत्र देता है तो वो बच्चा बालिका होता है। निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसमें से सत्य कथन कौन सा होगा? एक DNA अणु 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड रज्जुकोर जैसे एक घुमाकर सीढ़ी
का बना होता है, घुमाकर सीढ़ी का बना होता है। तो ये हमारा सही हो जाएगा। एक डीएनए अणु 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड रज्जुकोण जैसे एक घुमाकर सीढ़ी का बना होता है। निम्न में से कौन सा कथन सही या कथन गलत है? तो इसमें से पहले कथन को हम लोग पढ़ लेते हैं। मटर का पौधा मेंटल द्वारा कार्य करने के लिए चुना गया था। तो ये मुझे 1 मिनट देख लेते हैं। हाँ, ये सही कथन है। गुणसूत्र कारक का वाहक है। गुणसूत्र कारक का वाहक है। मानव अंग में भुजाएं पक्षियों के पंखों के अनुरूप है। तो ये मुझे गलत लग रहा है। तो इसका आंसर देख लेते हैं। केवल ए और बी सही है, सी गलत है। तो हमारा आंसर ये हो जाएगा। मटर के पौधों को ही मेंटल ने चुना था अपने प्रयोगों के लिए, और गुणसूत्र कारक का वाहक है, ये भी सही है। मानव अंग में भुजाएं पक्षियों के पंखों के अनुरूप होती हैं। तो ये हमारा कथन हो जाएगा गलत। अगला देख लेते हैं। अनुवांशिक लक्षणों के जीन समूहों को क्या कहते हैं? तो अनुवांशिक जीनोटाइप कहा जाता है। अनुवांशिक लक्षणों के जीन समूहों को जीनोटाइप कहा जाता है। लैंगिक प्रजनन में डैश के ऑब्लिक का डैश शामिल होता है। तो क्या शामिल होता है? विपरीत लिंगों के 2 जनक शामिल होते हैं। लैंगिक प्रजनन में विपरीत लिंग होते हैं ना, तभी तो किसी बच्चे या उसका निर्माण होता है। तो फीमेल और मेल 2 लिंग प्रजनन होते हैं, तो विपरीत लिंगों के 2 जनक शामिल होते हैं। एक मादा युग्मक में डैश क्रोमोसोम होते हैं। तो कितने क्रोमोसोम्स होते हैं? मादा युग्मक में 23 क्रोमोसोम्स होते हैं। तो 23 हमारे मादा युग्मक से मिलते हैं और 23 हमारे नर युग्मक से मिलकर हमारे टोटल 46 युग्मक बन जाते हैं। 46 युग्मक बन जाते हैं। अगला देख लेते हैं। मानव के निषेचित अंडे में होता है। तो मानव के निषेचित अंडे में क्या होता है? एक एक्स क्रोमोसोम्स होता है। जो अंडा होता है ओवरी से निकलता है, ओवरी से। तो इसमें फर्टिलाइजेशन में एक्स क्रोमोसोम एक होता है। अगला देखते हैं। मानव शरीर की कोशिकाओं में डैश पाए जाते हैं। तो क्या पाए जाते हैं मानव शरीर की कोशिकाओं में? मानव शरीर की कोशिकाओं में 23 जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं। 23 अगर जोड़ी में पूछेगा तो 23, वैसे 46 गुणसूत्र होते हैं। किस प्रकार का प्रजनन अधिक विविधता ला सकता है? तो किस प्रकार का? ये हम लोग का लैंगिक प्रजनन। लैंगिक प्रजनन में अधिक प्रकार विविधता होती है, मतलब उनकी शक्ल, आकार, बोलचाल काफ़ी चेंज हो जाता है लैंगिक प्रजनन के बाद बच्चे का। और बाकी किसी प्रजनन में देखेंगे तो बाकी जो उससे निर्मित जो भी मतलब शिशु है या फिर जो भी खंड है, तो वो सेम मतलब अपने पूर्वज के समान लगता है, जबकि लैंगिक में चेंजमेंट बहुत अधिक देखा जाता है। तो इसीलिए लैंगिक प्रजनन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। पीढ़ी F1 में दिखाई देने वाला लक्षण, पीढ़ी F1 में दिखाई देने वाला लक्षण क्या होता है? प्रबलता होता है। पीड़ित F1 में दिखाई देने वाला लक्षण। डैश ने वंशानुक्रम के नियमों को प्रतिपादित किया। तो किसने इस प्रतिपादित किया था इसका? तो इसका आंसर अभी कंफर्म करके बताते हैं। इसका आंसर अब इसको छोड़ते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन देते हैं। मनुष्य जाति के एक पुरुष का उसके एक्स क्रोमोसोम्स उसके डैश से प्राप्त होता है। तो किससे प्राप्त होता है? एक्स क्रोमोसोम। तो सभी को पता है कि जो एक्स क्रोमोसोम्स होता है वो माता से प्राप्त होता है, और जबकि वाई क्रोमोसोम्स अगर बालक है तो वाई क्रोमोसोम्स प्राप्त होगा। अगर वो मतलब फीमेल या बालिका है तो उसको फादर से भी एक्स क्रोमोसोम प्राप्त होगा। प्रजातियों में डैश जीवित रहने का लाभ प्रदान कर सकता है अथवा केवल आनुवंशिक क्रम में योगदान प्रदान कर सकता है। तो कौन सा होता है? परिवर्तन। प्रजातियों में परिवर्तन जीवित रहने का लाभ प्रदान कर सकता है अथवा केवल आनुवंशिक क्रम में योगदान प्रदान कर सकता है। माता पिता से संतान में शारीरिक या मानसिक गुणों के संचरण को डैश कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है?
अनुवांशिकता कहा जाता है। माता पिता से जो संतान को हमें जो भी लक्षण मिलते हैं तो उसे अनुवांशिकता कहा जाता है। जैसे कुछ बीमारियां भी अनुवांशिक होती हैं, जैसे कि बोला जाता है कि डायबिटीज़ अगर आपके पेशेंट्स मतलब पेरेंट्स के हैं तो चांसेस बढ़ जाते हैं कि आपके भी डायबिटीज़ हो। तो ऐसा मतलब ये हम लोग के अनुवांशिक गुण में आती हैं। कुछ बीमारियां भी होती हैं जैसे पथरी हुई या फिर डायबिटीज़ हुई, और भी काफ़ी बीमारियां होती हैं जो हमें अनुवांशिक मतलब बीमारियां होती हैं जो कि हमें पेरेंट्स से मिल सकती हैं। निम्नलिखित रोगों में से कौन सा अनुवांशिक विकार है? तो इसमें से कौन सा थैलीसीमिया। थैलीसीमिया एक अनुवांशिक विकार है। थैलीसीमिया याद रखिएगा। बच्चों का लिंग टेस्ट से प्राप्त होने वाला वंशानुगत गुणसूत्र द्वारा निर्धारण होता है। तो किससे प्राप्त होता है? पिता के गुणसूत्र से ही तो हमें पता चलता है ना कि हमारा, क्योंकि माता का तो एक्स ही गुणसूत्र मिलता है, पिता के अगर एक्स वाई गुणसूत्र है तो यानी कि बेटा पैदा होगा, और अगर एक्स गुणसूत्र है तो यानी बेटी यानी कि बालिका पैदा होगी। तो इससे पिता के गुणसूत्र से ही हमारे शिशु का निर्धारण होता है कि वह बालक है या बालिका है। मानवों में नरयुग्मक निम्न में से कौन से गुणसूत्र का वाहन होता है? तो मानवों में नरयुग्मक निम्न में से कौन से गुणसूत्र, तो मानव कौन सा या तो एक्स दे सकता है या वाई दे सकता है। तो एक्स अगर देगा तो बालिका होगी, और वाई देगा तो नर होगा, मतलब नर जो होगा तो वाई देगा तो बालक होगा। जीन उत्परिवर्तन निम्न में से किसके कारण होता है? तो जीन उत्परिवर्तन हमारे किसके कारण होता है? नाइट्रोजनो क्षारकों के अनुक्रम में परिवर्तन के कारण जीन उत्परिवर्तन निम्न नाइट्रोजन क्षारों के अनुक्रम के परिवर्तन के कारण होता है हमारा जीन उत्परिवर्तन। 27 क्वेश्चन। हाइब्रिड संकर क्रॉस में व्यापारसी लक्षणों की डैश जोड़ी पाई जाती है। व्यापारसी लक्षण से उत्पन्न जोड़े स्वतः रूप से व्यवहार करते हैं। एक जोड़ा स्वतंत्र रूप से व्यवहार करते हैं। एक जोड़ा स्वतंत्र रूप से वर्गीकरण करता है। तो क्या? दो जोड़ी पाई जाती हैं इसमें। एक हाइब्रिड संकर क्रॉस में विप्यारसी लक्षणों की 2 जोड़ियां पाई जाती हैं। विप्यारसी लक्षण में उत्पन्न जोड़े स्वतंत्र रूप से व्यवहार करते हैं। एक जोड़ा स्वतंत्र रूप से वर्गीकरण करता है। तो यानी कि 2 जोड़ियां पाई जाती हैं। डैश की जगह डैश उत्परिवर्तन म्यूटेशन अनुवांशिक नहीं होता है। डैश उत्परिवर्तन म्यूटेशन जिसे हम बोलते हैं उत्परिवर्तन, तो अनुवांशिक नहीं होता है। कौन सा म्यूटेशन होता है जो हमारा अनुवांशिक नहीं होता है? दैहिक उत्परिवर्तन यानी दैहिक म्यूटेशन हमारा अनुवांशिक नहीं होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 29। यदि मनुष्य के गुणसूत्रों की संख्या 46 है तो मनुष्य की दैहिक कोशिकाओं में कितने गुणसूत्र विद्यमान होंगे? तो 46 ही हमारे दैहिक में विद्यमान होंगे। वह गुण जो F1 पीढ़ी से प्रभाव रखता है और स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है, तो कौन सा गुण है? वो प्रबल गुण होता है। F1 वाला F1 गुण प्रबल रखता है, F1 पीढ़ी में प्रभाव रखता है और स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है, तो प्रबल गुण होता है। मेंडल के नियम केवल तभी लागू होते हैं जब माता पिता शुद्ध प्रजनन है। मेंडल के नियम तभी लागू होते हैं जब माता पिता शुद्ध प्रजनन है। मेंडल ने F1 पीढ़ी के पौधों से F2 वंशज डैश की पद्धति द्वारा प्राप्त किया। तो कौन सी पद्धति थी हमारी? स्वपरागण पद्धति। मेंडल ने F1 पीढ़ी के पौधों से F2 वंशज स्वपरागण की पद्धति से प्राप्त किया। किस प्रकार का प्रजनन अधिक विविधता ला सकता है? तो ये तो अभी हम लोगों ने पढ़ा था। लैंगिक प्रजनन जो होता है वो अधिक विविधता ला सकता है, काफ़ी ज़्यादा चेंजेस देखने में मिलते हैं इसमें। अनुवांशिक गुणों का वाहक होता है तो हमारा DNA होता है। जो अनुवांशिक गुण हमारे लाता है वो DNA होता है। डैश ने सजीव वस्तुओं के लक्षणों की अनुवांशिकता के सिद्धांतों का प्रतिपादन किया। तो किसने किया था? ग्रेगर मेंडल ने सजीव वस्तुओं के लक्षणों की अनुवांशिकता के सिद्धांतों के प्रतिपादन में योगदान दिया था। 556 गोल हरे और सिकुड़े
पीले बीजों के हाइब्रिड क्रॉस में डैश बीज गोल और पीले होंगे। तो कितने बीज होंगे हमारे? 315। 556 गोल हरे और सिकुड़े पीले बीजों में हाइब्रिड क्रॉस में डैश बीज गोल होंगे। 315 बीज हमारे गोल हो जाएंगे। F2 जनरेशन में फेब्राटाइपिक अनुपात डैश होता है। तो कितना अनुपात होता है फेब्राटाइपिक अनुपात? तो 1:2:5 के अनुपात में होता है F2 जनरेशन में। 1:2:5 के अनुपात, सॉरी माफ़ कीजिएगा 9:3:3:3, ये गलत है, ये होगा 3:3:1 में। ये F2 जनरेशन में फेनोटाइपिक जनरेशन 9:3:3:1 के अनुपात में होता है। एलील होते हैं, एलील क्या होते हैं हमारे? जीन का वैकल्पिक रूप है जीन का वैकल्पिक रूप क्या हो जाता है हमारा? एलील होता है। विश्वास और प्रथाओं का एक संग्रह है जिसका उद्देश्य मानव आबादी की आनुवंशिक गुणों में सुधार लाना होता है। यह किस आनुवंशिकी के क्षेत्र में को कहा जाता है? तो किसको कहा जाता है? यूजेनिक्स को कहा जाता है। यूजेनिक्स विश्वास और प्रथाओं है। विश्वास और प्रथाओं का एक संग्रह जिसका उद्देश्य मानव आबादी की आनुवंशिक गुणवत्ता में सुधार लाना होता है। तो उससे क्या कहते हैं? यूजेनिक्स कहते हैं। यूजेनिक्स कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आधुनिक आनुवंशिकी का जनक, फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स किसे बोला जाता है? तो आधुनिक, इससे ग्रेगर मेंडल को ही आधुनिक आनुवंशिकी का जनक यानी कि फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स कहा जाता है। डैश प्रयोग हमें गुणों की विरासत को एक पीढ़ी से अगली पीढ़ी में ले जाने के लिए तंत्र प्रदान करते हैं। तो मेंडल के प्रयोग हमें गुणों को विरासत से एक पीढ़ी से अगली पीढ़ी में जाने के लिए तंत्र प्रदान करते हैं। डैश वैज्ञानिक जीजे मेंडल का निधन कब हुआ? तो हम लोग का जीजे मेंडल का निधन कब हुआ था? 1884 में। 1884 में हमारा मेंडल का निधन हो गया था। इनमें से कौन सा लिंग संबंधी निर्धारण के बारे में गलत है? तो देख लेते हैं। एक पुरुष में X गुणसूत्र और एक Y गुणसूत्र होता है, तो ये तो सही है हमारा पुरुष में। अगला, बच्चे का लिंग निषेचन के समय निर्धारित किया जा सकता है जब नर और मादा युग्मक मिलकर एक युग्मजन बनाते हैं, तो ये भी सही है। एक स्त्री में 2 एक समान X गुणसूत्र और XY होते हैं, तो गलत है ये हमारा गलत हो जाएगा। तो स्त्री में XX गुणसूत्र होते हैं, ना कि XY गुणसूत्र होते हैं, तो यही हमारा गलत हो जाएगा। द्विगुणित जीन में अलग अलग लिंग होते हैं। प्रत्येक द्विगुणित कोशिकाओं में गुणसूत्रों का एक विशिष्ट जोड़ा, जिसे लिंग गुणसूत्र कहते हैं, व्यक्ति का लिंग का निर्धारण करता है, तो ये हमारा सही है। तो हमारा गलत जो है ये है, स्त्री में X ही गुणसूत्र होते हैं, XX होते हैं, ना कि XY होता है। मनुष्य में, पुरुषों में यौन गुणसूत्रों में डैश समूह होता है, तो पुरुषों में कौन सा होता है? XY गुणसूत्र होता है, जबकि मादा में XX होता है। तो याद रखिएगा, पुरुषों में कौन सा होता है? XY गुणसूत्र होता है। आमतौर पर मेंडेलियन कारक क्या कहलाते हैं? तो मेंडेलियन कारक हमारे क्या कहलाते हैं? जीन कहलाते हैं। मेंडेलियन कारक हमारे जीन कहलाते हैं। मेंडल ने मटर के पौधे को चुना, किसके लिए चुना? उसमें विषम दिखने वाले गुण थे, क्योंकि इसलिए किस लिए चुना मेंडल ने? क्योंकि उसमें विषम गुण दिखने वाले गुण थे, मतलब उसमें बहुत जल्दी चेंजेस हो जाते हैं और उनकी उम्र भी काफ़ी कम होती है, तो यानी कि वह जल्दी जवान बूढ़े जल्दी हो जाते हैं, तो इसलिए मेंडल ने मटर के पौधे को चुना था। विविधता डैश है, तो विविधता क्या है? एक ही प्रजाति के व्यक्तियों के बीच अंतर, एक ही माता पिता के संतानों के बीच अंतर, माता पिता और संतानों के बीच अंतर। तो उपरोक्त तो सभी क्या होती हैं? ये हमारी विविधता चेंजेस होते हैं। तो ये हमारा सेक्सुलर जो प्रजनन होता है, मतलब लैंगिक प्रजनन, उसमें हमारा विविधता चेंजेस ज़्यादा देखे जाते हैं। मेंडल ने किस आधार पर युग्मकों की शुद्धता का नियम दिया था? तो मेंडल ने एक संकरण
गोनो हाइब्रिड क्रॉस के कारण मतलब के द्वारा ही युग्मकों की शुद्धता का नियम दिया था। युग्मकों मतलब की शुद्धता का नियम दिया था एक शक्कर संकरण गोनो हाइब्रिड क्रॉस के कारण। महिला रोगाणु कोशिका जर्म सेल में गुणसूत्रों की संख्या है। तो महिला रोगाणु कोशिका जर्म सेल में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 23 होती हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता मटर के एक पौधे में अप्रभावी होती है? जो झुर्रीदार बीज होता है ये एक अप्रभावी लक्षण है हम लोग के मटर के पौधे का। बाकी हरी फली, गोल बीज, पीले बीज ये मतलब प्रभावी है, और बाकी झुर्रीदार ये बीज अप्रभावी लक्षण होता है, अप्रभावी होता है मटर के पौधे में। इनमें से कौन सा पुरुषों में पाया जाता है? तो पुरुषों में क्या पाया जाता है? एक वाई गुणसूत्र होता है, तभी तो हम लोग एक्स और वाई होता है, तो तभी तो हम मतलब पता कर पाते हैं कि ये पुरुष है या माता है। तो ये वाई गुणसूत्र एक्स्ट्रा होता है पुरुषों में। वंशानुक्रमण की इकाई है। वंशानुक्रम की इकाई क्या होती है? तो जीन हमारी वंशानुक्रम की इकाई होती है। पुनर्जनन का अर्थ है, तो पुनर्जनन का क्या अर्थ होता है? छोटे खंड के जीव के पूरे शरीर का निर्माण। छोटे खंड के जीव से मतलब कोई भी जैसे कि कोई भी छोटा पार्ट है तो उसको टूटकर एक नए पार्ट में पूरी तरीके से विकसित हो जाना, तो क्या हो जाता है? हमारा पुनर्जनन कहलाता है। डॉक्टर हरगोविंद खुराना को किसके लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था? तो जेनेटिक कोड की खोज के लिए, कोड की खोज के लिए गोविंद खुराना को नोबेल पुरस्कार मिला था। डीएनए का मूल मात्रक क्या होता है? डीएनए का मूल मात्रक न्यूक्लियोटाइड्स होता है। न्यूक्लियोटाइड्स होता है डीएनए का मूल मात्रक। अगला देखते हैं सूची 1 तथा सूची 2 को की खोजें और वैज्ञानिकों के नाम को सुमेलित कीजिए। तो देख लेते हैं सूची 1 में क्या दिया है। डीएनए संरचना किसने दी थी? हमारी वाटसन और क्रिक ने दी थी। डीएनए संरचना वाटसन एंड क्रिक ने दी थी। ABO रक्त समूह की खोज हमारी किसने करी थी? तो लैंड स्टीनर ने हमारी रक्त समूह की खोज की थी। अगला देख लेते हैं जिम्पिंग जीन्स किसने दिए थे? तो जिम्पिंग जीन्स बारबरा मैकलिन टॉक ने दिया था। जिम्पिंग जीन। रेगुलेटरी जीन किसने दिए थे? जैकब और मैनोड ने रेगुलेटरी जीन दिए थे। तो हमारा इसमें से सी आंसर सही हो जाएगा। सी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। डीएनए संरचना का मॉडल किसने दिया था? तो डीएनए संरचना का मॉडल किसने दिया था? अभी हम लोगों ने ऊपर पढ़ा था वाटसन एंड क्रिक ने डीएनए संरचना का मॉडल दिया था। एक स्ट्रेट वाले डीएनए अणु कहाँ मिलते हैं? तो एक स्ट्रेटेड वाले डीएनए समूह कहाँ मिलते हैं हमारे? ये देख लेंगे 5x174 बैक्टीरियोफेज में। 5x174 बैक्टीरियोफेज में एक स्ट्रेटेड वाले डीएनए अणु पाए जाते हैं। निम्न में से कौन सी जांच एक बच्चे के पिता का निर्धारण करती है? तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग से हम लोग पता कर सकते हैं कि बच्चे का मतलब पिता कौन है। तो ये डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। जीन का आकार होता है, तो जीन का आकार कैसा होता है? त्रिशंकु आकार का होता है जीन का आकार। एक मिनट सॉरी जीन का आकार होता है सर्पराकार। माफ कीजिएगा, सर्पराकार होता है जीन का आकार। किस आबादी में जीनों के कुल योग को कहते हैं? किसी आबादी में जीनों के कुल योग को क्या कहते हैं? तो जीन बस्ती कहते हैं। किसी आबादी में जीनों के कुल योग को जीन बस्ती कहते हैं। जेनेटिक इंजीनियरिंग तकनीकी से निम्नलिखित में से पहले किससे बनाया गया था? तो किससे बनाया गया था? ट्रांसजेनिक बैक्टीरिया को ट्रांसजेनेटिक बैक्टीरिया को बनाया गया था जेनेटिक इंजीनियरिंग तकनीक से।
जेनेटिक इंजीनियरिंग तकनीक से किसे बनाया गया था? ट्रांसजेनेटिक बैक्टीरिया को। निम्नलिखित की कोशिका सूक्ष्मतम जीवित कोशिकाएं हैं। तो सूक्ष्मतम जीवित कोशिका किसकी हैगी? हमारी माइक्रोप्लाज्मा की। माइक्रोप्लाज्मा की सूक्ष्मतम मतलब सबसे छोटी जीवित कोशिका है। जब किसी पुष्प का पराग उसी पौधे के परागण प्रकार के वर्तिकाग्र स्टिग्मा के अंतरिक कर दिया जाता है तो उसे कहा जाता है, तो क्या कहा जाता है उसे? ऑटोगेमी स्वयुग्मन कहा जाता है। जब किसी पुष्प का पराग उसी पौधे के पराग प्रकार के वर्तिकाग्र स्टिग्मा में अंतरित कर दिया जाता है। मतलब कि यह स्वपरागण का जो हमारे पुष्प होते हैं, पेड़ होते हैं, तो वह स्वतः ही प्रजनन कर लेते हैं। मतलब उसमें फूल उसके जो उसके परागकण है, उस परागकण जो उसके पुष्प में डाल दिए जाते हैं तो वो अपना स्वयुग्मन कर लेते हैं। स्वयं मतलब ऑटोगेमी होते हैं। अगला देखते हैं, पौधों में गैसों का विनियमन किसके द्वारा होता है? तो पौधों में गैसों का विनियमन किसके द्वारा होता है? स्टोमेटा लेंटिकल्स और क्यूटिकल्स सभी के कारण होता है। पौधों में गैसों का विनियमन ट्रांसफार्मर जो होता है ये सभी के कारण होता है। क्लोनिंग पद निम्नलिखित में संबंधित है। क्लोनिंग किससे संबंधित है? तो क्लोनिंग जनन विज्ञान से संबंधित हमारा है। क्लोनिंग बच्चों का लिंग मुख्य रूप से निर्भर करता है, तो किस पे निर्भर करता है? पिता पर। पता है ना सबको कि पिता के अगर एक्स गुणसूत्र मिलता है तो बेटी होती है, क्योंकि माता का तो एक्स ही मिलना है, चाहे बेटा हो चाहे बेटी हो। और पिता के गुणसूत्र अगर एक्स है तो बेटी, अगर वाई है तो बेटा होगा। परागण के लिए निम्न में से कौन सा तत्व आवश्यक नहीं है? तो परागण के लिए कौन सा आवश्यक नहीं है? आग नहीं आवश्यक है भैया, आग से दूर रहिए। हवा, पानी, कीट ये सब आवश्यक है, आग नहीं आवश्यक है। आधुनिक आनुवंशिकता का सिद्धांत किसने दिया था? तो आधुनिक आनुवंशिकता जेनेटिक्स का सिद्धांत किसने दिया था? ग्रेगर मेंडल ने दिया था। कोशिका में तत्कालीन ऊर्जा उत्पादन के लिए निम्नलिखित में से एक लिया जाता है, तो क्या लिया जाता है? ग्लूकोज को। कोशिका में तत्कालिक ऊर्जा उत्पादन के लिए निम्नलिखित में से एक लिया जाता है ग्लूकोज। पौधा कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? तो इस सभी को पता है, किसी भी कोशिका का पावर हाउस किसे बोलते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया को बोलते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस कहा जाता है। आनुवांशिकी इकाई है, तो आनुवांशिकी इकाई क्या है? जीन आनुवांशिकी इकाई कहलाती है। हम सकल जुड़वा का जन्म तब होता है जब क्या होता है? प्रायः एक ही लिंग हो। हम सकल जुड़वा होते हैं जब, मतलब जुड़वा बच्चे होते हैं तो या तो वो बेटी होगी तो जुड़वा होगी, और अगर बेटा होगा तो वो जुड़वा होंगे। अगर वो मतलब अगर बेटा तो अलग अलग मतलब बालक बालिका हो रहे हैं तो वो जुड़वा नहीं होंगे, भले ही वो जुड़वा हो एक ही साथ पैदा हुए हो, परंतु वह सकल में जुड़वा नहीं होंगे, हम सकल नहीं होंगे। जेनेटिक्स में किसका अध्ययन किया जाता है? तो जेनेटिक्स में आनुवांशिकता एवं गुणसूत्र का अध्ययन किया जाता है। जेनेटिक्स में आनुवांशिकता एवं गुणसूत्र का अध्ययन किया जाता है। आनुवांशिक किसके संबंधित है? आनुवांशिक किससे संबंधित है? तो आनुवांशिकता से संबंधित है। आनुवांशिकता से संबंधित है आनुवांशिक। तो आज का ये हमारा सेशन यही समाप्त होता है। उम्मीद है आपको ये पसंद आया होगा, तो कृपया लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए प्लीज़। थैंक यू सो मच।